नमस्कार। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, समस्याओं को उसी सोच के स्तर पर रहकर हल नहीं किया जा सकता जिस पर उन्हें पैदा किया गया था। हाँ। दुनिया भर में आज जो कुछ हो रहा है उसे समझने के लिए शायद हमें अपनी सोच का दायरा थोड़ा बढ़ाना होगा। आज हम इंडियन एक्सप्रेस में छपे कुछ लेखों के आधार पर हाल की कुछ अहम वैश्विक घटनाओं की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारा फोकस रहेगा विरोध प्रदर्शनों पर, राजनीतिक बदलावों और जो संघर्ष चल रहे हैं उन पर। ये चर्चा यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए तो अहम है ही, साथ ही उन सबके लिए भी जो दुनिया में क्या चल रहा है इसकी जानकारी रखना चाहते हैं। सही बात है, आजकल दुनिया इतनी जुड़ी हुई है। तो चलिए इन थोड़ी उलझी वैश्विक घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे ब्रिटेन और कनाडा में हुए बड़े विरोध प्रदर्शनों की, हाँ। नेपाल में जो राजनीतिक उठापटक चल रही है उसकी, इजराइल गाजा और रूस यूक्रेन संघर्ष की ताजा स्थिति क्या है वो देखेंगे। और अमेरिका के एक जाने माने विश्वविद्यालय से जुड़ा एक विवाद भी है। अच्छा। तो शुरुआत करते हैं विरोध प्रदर्शनों से। जी। लंदन में पिछले दिनों यूनाइट द किंगडम नाम का एक बहुत बड़ा मार्च हुआ। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसके पीछे थे टॉमी रॉबिन्सन, जिन्हें एक आप कह सकते हैं अप्रवासी विरोधी कार्यकर्ता के तौर पर जाना जाता है। और भीड़ मतलब अंदाजा है कि करीब 1,10,000 लोग जुटे थे। ओह, ये तो काफी बड़ी संख्या है। हाँ, ये संख्या वाकई चौंकाने वाली थी। माहौल भी काफी तनावपूर्ण था। इंग्लैंड और ब्रिटेन के झंडों के साथ साथ कुछ अमेरिकी और इजरायली झंडे भी दिख रहे थे। कुछ लोग वो मेगा टोपियां पहने हुए थे जो ट्रंप से जुड़ी हैं, और प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। अच्छा। बात तब थोड़ी बढ़ गई जब प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़पें हुई। पुलिस ने इसे अस्वीकार्य हिंसा कहा। कई पुलिस अधिकारी घायल हुए, गिरफ्तारियां भी काफी हुई। ऐसा लग रहा था कि ये उन विरोध प्रदर्शनों का मतलब चरम था जो गर्मियों में प्रवासियों को ठहराने वाले होटलों के बाहर हुए थे। बिल्कुल। और ये घटना सिर्फ ब्रिटेन की स्थानीय राजनीति का मामला नहीं है, है ना? ये पश्चिमी देशों में जो एक दक्षिणपंथी आंदोलनों का एक बड़ा ट्रेंड सा दिख रहा है, ये उसका हिस्सा लगता है। हाँ, कुछ वैसा ही। टॉमी रॉबिन्सन जैसे लोगों का उभरना, जो खुद को पत्रकार कहते हैं लेकिन जिनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है, और जिनसे उनकी अपनी मानी जाने वाली पार्टी रिफॉर्म यूके वो भी थोड़ी दूरी रखती है, ये इस ट्रेंड को समझने के लिए अहम है। और एक और दिलचस्प बात हुई इसमें। हाँ। एलॉन मस्क ने वीडियो लिंक से जुड़कर ब्रिटेन में सरकार बदलने तक की बात कह दी। अरे वाह। हाँ, और मुक्त भाषण के दमन का आरोप भी लगाया। जाहिर है प्रधानमंत्री स्टॉमर ने उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार की बात तो की, लेकिन हिंसा की निंदा की और ब्रिटेन की सहिष्णुता और विविधता पर जोर दिया। ये तो अपेक्षित था। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसके विरोध में एक छोटा काउंटर प्रदर्शन स्टैंड अप टू रेसिज्म भी हुआ था। करीब 5,000 लोग थे उसमें। हाँ, वो भी हुआ था। ये दिखाता है कि समाज कितना बटा हुआ है। यूपीएससी के लिहाज से देखें तो ये घटनाएं मतलब लोक लुभावनावाद, सामाजिक आंदोलन और पश्चिमी लोकतंत्रों में जो राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, उसको समझने के लिए महत्वपूर्ण केस स्टडी हैं। और कुछ ऐसा ही नजारा कनाडा के टोरंटो में भी देखने को मिला है ना? बिल्कुल। वह टोरंटो में कनाडा फर्स्ट पेट्रियट रैली हुई। इसके आयोजक थे जो अनित जर, जो ऑनलाइन पक डैडी 93 के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा। उनकी मांगे तो सीधी थीं। बड़े पैमाने पर आप्रवासन बंद हो, लोगों को देश से निकाला जाए, जिसे उन्होंने पुनः प्रवासन जैसा कुछ कहा। हाँ, काफी रेडिकल मांगे हैं। हाँ, लेकिन लंदन की तरह यहाँ भी उनका सामना करने के लिए एक बड़ा काउंटर प्रदर्शन हुआ। इसमें फांसीवाद विरोधी कार्यकर्ता थे, लेबर यूनियन शामिल थे। अच्छा, काउंटर प्रोटेस्ट भी बड़ा था। हाँ, और उन्होंने नाजी मुक्त 33 से का नारा लगाया। ये उसी क्रिस्टी पेट्स पार्क में 1933 में हुए एक ऐतिहासिक दंगे की याद दिलाता है। ओह, इसका ऐतिहासिक संदर्भ भी है। हाँ, नतीजा यहाँ भी वही, झड़पें, हाथापाई और कुछ गिरफ्तारियां। तो इन दोनों घटनाओं में लंदन और टोरंटो वाली साफ समानताएं दिखती हैं। दोनों के केंद्र में अप्रवासन विरोधी भावनाएं हैं। दोनों में बड़े काउंटर प्रदर्शन हुए। ये दिखाता है कि इन समाजों के अंदर अप्रवासन को लेकर कितना गहरा मतभेद और तनाव है। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, ये पहचान और राष्ट्रीयता से जुड़े गहरे सवाल भी उठाता है। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये समझना जरूरी है कि विकसित लोकतंत्रों में भी सामाजिक विभाजन और राजनीतिक ध्रुवीकरण के कौन से कारक काम कर रहे हैं और उनका असर क्या हो रहा है। तो ब्रिटेन और कनाडा में हमने देखा कि कैसे सामाजिक मुद्दे देश के अंदर तनाव पैदा कर रहे हैं। अब थोड़ा नेपाल की तरफ देखते हैं। वहाँ एक अलग तरह की राजनीतिक उथल-पुथल चल रही है। हाँ, नेपाल में भी स्थिति काफी नाजुक है।
हाल ही में सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिका, चीन, इन देशों ने उन्हें बधाई दी है और सहयोग का वादा भी किया है। हाँ, बाहर से तो सब सामान्य लग रहा है, लेकिन अंदर की बात कुछ और है। नेपाल के अंदर ही इस नियुक्ति को लेकर और इससे पहले जो प्रतिनिधि सभा भंग हुई थी, उसको लेकर जबरदस्त विरोध है। अच्छा, कौन विरोध कर रहा है? देश की 8 पार्टियां, जिनमें 3 सबसे बड़ी पार्टियां भी शामिल हैं, नेपाली कांग्रेस, CPN-UML और CPN माओवादी सेंटर। ये सब इसे गैर कानूनी, असंवैधानिक और अस्वीकार्य मान रही हैं। मतलब मुख्य विपक्षी पार्टियां भी? हाँ, और सत्ताधारी गठबंधन की पूर्व सहयोगी पार्टियां भी। कुछ तो इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की भी सोच रहे हैं। यानी राजनीतिक संकट काफी गहरा है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी देखिए। अमेरिका एक तरफ तो राष्ट्रपति पौडेल और युवा नेताओं की लोकतांत्रिक समाधान की प्रतिबद्धता की तारीफ कर रहा है, भले ही पार्टियां विरोध कर रही हों। अच्छा। वहीं चीन कह रहा है कि वो नेपाल के लोगों के चुने रास्ते का सम्मान करता है, मतलब एक साधा हुआ बयान। और एक बहुत ही संवेदनशील मामला है दलाई लामा के बधाई संदेश का। नेपाल ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ओह, क्यों? ये कहते हुए कि वो दलाई लामा की राजनीतिक हैसियत को मान्यता नहीं देता। और CPN-UML के एक नेता हैं गोकुल बास्कोटा, उनकी टिप्पणी है कि ये संदेश नेपाल के राजनीतिक क्षितिज पर सुलगते ज्वालामुखी के फटने का संकेत है। बाप रे, मतलब ये मामला बहुत पेचीदा है। हाँ, बहुत। और इस सब के बीच राजनीतिक हिंसा में मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 72 तक पहुंच गई है। ओह, ये तो बहुत दुखद है। तो फिर ये सब नेपाल की स्थिरता और उसके विदेशी रिश्तों, खासकर भारत और चीन के साथ संबंधों के लिए क्या मायने रखता है? मायने बहुत गहरे हैं। देखिए, नेपाल इस वक्त एक बेहद नाजुक राजनीतिक दौर से गुजर रहा है। प्रतिनिधि सभा का विघटन ये संवैधानिक वैधता के गंभीर सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं और खासकर दलाई लामा के मुद्दे पर नेपाल का स्टैंड उसकी भू राजनीतिक मजबूरी को दिखाता है। मतलब भारत और चीन के बीच संतुलन साधने की वो मुश्किल कोशिश, ये आंतरिक अस्थिरता इस संतुलन को और भी ज्यादा कठिन बना रही है। UPSC के नजरिए से देखें तो ये केस पड़ोस की राजनीति, संवैधानिक प्रक्रियाओं का महत्व और भारत चीन नेपाल त्रिकोण की जो जटिल भू राजनीतिक गतिशीलता है, उसको समझने के लिए बेहद अहम है। ये दिखाता है कि कैसे एक देश की अंदरूनी राजनीति उसके बाहरी संबंधों को सीधे सीधे प्रभावित करती है। बिल्कुल। नेपाल के इस राजनीतिक संघर्ष से अब हम नजर डालते हैं 2 जारी सशस्त्र संघर्षों पर। इनकी गूंज तो पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। पहले बात इजराइल गाजा संघर्ष की। हाँ, वहाँ हालात बहुत खराब है। ताज़ा खबरें बता रही हैं कि इजरायली सेना ने गाजा शहर में बड़ी कार्रवाई की है। कई रिहायशी इमारतें तबाह हुई हैं, हजारों लोग बेघर हुए हैं। इजराइल का कहना है कि उनका लक्ष्य हमास को खत्म करना और गाजा शहर पर कब्जा करना है, जिसे वो हमास का आखिरी गढ़ मान रहे हैं। और हाल ही में दोहा में हमास के राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाकर जो हवाई हमला हुआ, हाँ, उसकी भी काफी आलोचना हुई है। बिल्कुल। इस विनाश के बीच कुछ कूटनीतिक कोशिशें भी चल रही हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इलाके के दौरे पर हैं। अच्छा, उनका क्या एजेंडा है? उनका मकसद है संघर्ष के भविष्य पर बात करना। जो बंधक हैं उनके रिहाई, माना जा रहा है 48 में से शायद 20 ही जीवित हैं, और गाजा के पुनर्निर्माण पर चर्चा करना। उनकी मुलाकात नेतन्याहू से भी होनी है। दूसरी तरफ कतर एक आपातकालीन अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। अरब लीग के महासचिव ने एकता पर जोर देते हुए कहा कि कतर अकेला नहीं है। ये बयान दोहा हमले के संदर्भ में महत्वपूर्ण है ना? हाँ, बिल्कुल। उस हमले में कतर का एक सुरक्षाकर्मी भी मारा गया था। तो ये दिखाता है कि कैसे क्षेत्रीय शक्तियां इस संघर्ष पर एक साझा रुख अपनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत और कूटनीति के बीच फासला अभी भी बना हुआ है। सही बात है। UPSC के लिए ये संघर्ष समाधान की कोशिशों, बदलते क्षेत्रीय गठबंधनों और युद्ध के जो मानवीय पहलू हैं, उनका अध्ययन करने का एक बहुत ही जटिल उदाहरण है। हालात वाकई बेहद गंभीर लगते हैं। चलिए अब रूस यूक्रेन संघर्ष पर एक नजर डालते हैं। खबर है कि यूक्रेन ने रूस पर एक बड़ा ड्रोन हमला किया है। हाँ, ये खबरें आ रही हैं। हाँ, इस हमले में कम से कम 361 ड्रोन इस्तेमाल किए गए और निशाना बनाया गया रूस के उत्तर पश्चिम में स्थित किरीशी तेल रिफाइनरी को। ओ, तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया? हाँ, रिपोर्टों के मुताबिक मलबे से आग लगी थी जिसे बुझा दिया गया। रूस का कहना है कि कोई हताहत नहीं हुआ और उन्होंने सभी ड्रोन, गाइडेड बॉम्ब और एक हिमार्स मिसाइल को मार गिराया।
रूस का तो यही दावा होगा। हाँ, वहीं यूक्रेनी ड्रोन कमांड ने रिफाइनरी पर सफल हमले की पुष्टि की है। तो ये ड्रोन युद्ध का बढ़ता स्तर दिखाता है। ये कोई पहली घटना नहीं है, पहले भी पोलैंड में रूसी ड्रोन गिरने की खबरें आई थीं। हाँ, आई थी। किरीशी जैसी तेल रिफाइनरियों पर हमला करना रूस जैसे बड़े तेल निर्यातक के लिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है वो। ये अहम बुनियादी ढांचा है। तो ये युद्ध को एक नए आर्थिक मोर्चे पर ले जाता है। इसका असर तो वैश्विक बाजारों पर भी पड़ सकता है। बिल्कुल, इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर पड़ सकता है और ये हमले शांति वार्ता की किसी भी संभावना के बीच हो रहे हैं। ये दिखाता है कि दोनों पक्ष शायद अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सैन्य दबाव बढ़ा रहे हैं। यूपीएससी की दृष्टि से देखें तो ये आधुनिक युद्ध तकनीकों, खासकर ड्रोन का बढ़ता इस्तेमाल, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्षेत्रीय संघर्षों का असर और युद्ध की बदलती रणनीतियों को समझने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो ये संघर्ष और तनाव सिर्फ रणभूमि या सड़कों तक ही सीमित नहीं है। अब बात करते हैं एक अलग तरह के दबाव की, राजनीतिक दबाव। और ये पड़ रहा है अमेरिका के एक बड़े विश्वविद्यालय यूसी बर्कले पर। अच्छा, बर्कले में क्या हुआ? हुआ यह है कि यूसी बर्कले ने कथित एंटीसेमिटिज्म यानी यहूदी विरोध के मामलों से जुड़े करीब 160 छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के नाम वो संघीय सरकार को सौंप दिए हैं। ओह, फेडरल सरकार को नाम दे दिए? हाँ, शिक्षा विभाग के नागरिक अधिकार कार्यालय को। ये उन विश्वविद्यालयों की चल रही संघीय जांच का हिस्सा है जिन पर यहूदी छात्रों की सुरक्षा में नाकाम रहने के आरोप हैं। ये एंटीसेमिटिज्म के आरोप वाला मामला आजकल काफी चल रहा है अमेरिकी कैंपस में। हाँ, विश्वविद्यालय का कहना है कि उन्हें यूसी सिस्टम के शीर्ष कानूनी कार्यालय से ऐसा करने का निर्देश मिला था और जिन लोगों के नाम दिए गए हैं उनमें आरोपी, प्रभावित व्यक्ति और शिकायतकर्ता सभी शामिल हैं। इस मामले को थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना जरूरी है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन के समय से ही अमेरिकी विश्वविद्यालयों पर एक तरह का दबाव रहा है। हाँ, वो फंडिंग वगैरह को लेकर। हाँ, संघीय फंडिंग, खासकर रिसर्च ग्रांट्स में कटौती की धमकी और विदेशी छात्रों के दाखिले को प्रभावित करने की कोशिशें। ये यूसी बर्कली का मामला, ये अकादमिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कैंपस की सुरक्षा और शिक्षण संस्थानों पर बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच का जो एक जटिल टकराव है, उसको सामने लाता है। मतलब ये एक नाजुक संतुलन है। बिल्कुल। सरकार की जांच और जानकारी मांगने की कार्रवाई से अकादमिक जगत में ये चिंता पैदा हो सकती है कि कहीं राजनीतिक एजेंडे के तहत उनकी स्वायत्तता पर हमला तो नहीं हो रहा। देखिए, एंटीसेमिटिज्म एक गंभीर मुद्दा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसकी जांच कैसे हो और उसमें सरकार की भूमिका क्या हो, ये सवाल महत्वपूर्ण है। सही। यूपीएससी के लिहाज से ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा में सरकार की भूमिका, अल्पसंख्यक अधिकार और संस्थानों पर राजनीतिक प्रभाव जैसे मुद्दों के अध्ययन के लिए एक प्रासंगिक केस है। तो आज हमने दुनिया के अलग अलग कोनों में झांका। ब्रिटेन और कनाडा में समाज के अंदर के तनाव दिखाते विरोध प्रदर्शन, नेपाल में सत्ता का नाजुक संतुलन, मध्य पूर्व और पूर्वी यूरोप में जारी रक्तरंजित संघर्ष और अमेरिका में अकादमिक आजादी पर मंडराते सवाल। इन सभी बिखरी हुई कड़ियों को आखिर जोड़ता क्या है? क्या कोई कॉमन थीम है? हाँ, मुझे लगता है एक धागा जो इन सब में पिरोया हुआ दिखता है वो है शक्ति का संघर्ष, पावर स्ट्रगल। अच्छा। चाहे वो राज्य और नागरिकों के बीच हो, जैसा हमने विरोध प्रदर्शनों में देखा, या देशों के बीच, जैसा इजराइल गाजा और रूस यूक्रेन में है, या फिर राजनीतिक गुटों के बीच, जैसा नेपाल में चल रहा है। हाँ, ये तो है। इसके साथ ही सूचना और विचारधारा की भूमिका भी केंद्रीय है। कैसे एक्टिविस्ट अपनी बात रखते हैं, कैसे राजनैतिक नैरेटिव घड़े जाते हैं, कैसे एंटीसेमिटिज्म जैसे आरोप एक हथियार की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। और ये सारी घटनाएं मौजूदा व्यवस्थाओं और स्थापित नियमों की, चाहे वो संवैधानिक हों या अंतर्राष्ट्रीय कानून, उनकी नाजुकता को भी उजागर करती हैं। मतलब हर जगह एक तरह की अनिश्चितता और बदलाव की आहट है। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प और सोचने लायक हो जाती है। जैसा कि हमने देखा, पहचान, राष्ट्रवाद और विचारधारा से जुड़े ये संघर्ष और राजनीतिक बदलाव कितने फैल रहे हैं ना, और कितने गहरे जा रहे हैं। हाँ, ये चिंता की बात है। ऐसे में आने वाले सालों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जो मौजूदा ढांचे हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र या दूसरी वैश्विक संस्थाएं, उनको इन नई जटिल सच्चाइयों के हिसाब से खुद को कैसे ढालना पड़ सकता है? क्या मौजूदा तरीके काफी होंगे या हमें बिल्कुल नए नजरिए की जरूरत होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है जिस पे शायद हम सभी को सोचना चाहिए।
अगर आपको आज की ये चर्चा जानकारी भरी लगी, खासकर अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या बस दुनिया में क्या हो रहा है ये जानना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। आपके मन में कोई सवाल हो या आप किसी और विषय पर ऐसी ही गहरी चर्चा सुनना चाहें, तो नीचे टिप्पणी में ज़रूर बताएं। हम आपके सुझावों का इंतज़ार करेंगे।